कौन कहता है कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं समा सकती। आदमी में समझ होनी चाहिए, राजेश ने दिल ही दिल में कहा। फिर उसने अनीता के सुंदर मुखड़े की ओर ताका। वह उसके बाद उसकी नज़रें अपनी पत्नी शोभा के चेहरे पर पड़ी। शोभा अपनी प्लेट में धीरे धीरे उंगलियां चला रही थी। अनीता से राजेश की मुलाकात अपने एक मित्र के कार्यालय में हुई थी, जो उसे इंतज़ार करने को कहकर खुद कहीं चला गया था। 1-1.5 घंटे की बातचीत के बाद अनीता और राजेश में इतना घनिष्ठता हो गई कि राजेश को अनीता के बगैर रहना कठिन महसूस होने लगा। कुछ दिनों तक सिनेमाघरों, पार्कों और होटलों में मुलाकात के बाद राजेश उसे अपने घर लाने की लालसा को न दबा पाया। शोभा को राजेश ने जब यह कहा कि वह अनीता को भी अपने घर में रहने दे, तो शोभा पर मानो बिजली गिर पड़ी। वह काफ़ी चीखी चिल्लाई थी, किंतु राजेश ने उसको समझाया था कि जब हम अपने रिश्तेदार, मित्रों और जान पहचान वालों की खुशियों के लिए सब कुछ करने को तैयार रहते हैं, तब यह कितनी अजीब बात है कि पति पत्नी, जिनका रिश्ता संसार में सबसे बड़ा और गहरा होता है, एक दूसरे की खुशियों का ख्याल न रखे। राजेश ने शोभा से कहा कि अनीता पर और घर पर उसे पूरा अधिकार होगा। उसको अपनी हर इच्छा को पूरा करने का अधिकार होगा। उसको अपनी हर इच्छा को अधिकार, बस वह अनीता को उसके साथ इस घर पर रहने पर आपत्ति न उठाए। पड़ोसियों को वह ये बताए कि अनीता उसकी मामी की या चाची की लड़की है और वह यहाँ पर नौकरी करने आई है तथा अब उन लोगों के साथ ही रहेगी। आखिर जब शोभा ने देखा कि राजेश को समझाने बुझाने का अब कोई फ़ायदा नहीं है, तो 1 हफ्ते की खींचतान के बाद उसने राजेश की इच्छा के आगे सर झुका दिया। राजेश के पांव धरती पर न टिकते। वह उसी दिन जाकर अनीता को अपने घर ले आया। पड़ोसियों से कहा कि वह शोभा की बहन है। रिश्तेदारों ने आपत्ति उठाई तो राजेश ने यह कहकर मुंह बंद कर दिया कि जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। शोभा ने अनीता का खुले दिल से स्वागत किया। उसके रहने की व्यवस्था राजेश के कमरे में कर दी गई। अनीता को नहाने धोने के लिए शोभा स्नान घर में खुद ले गई। अपने हाथों से तौलिया, साबुन, तेल वहां पहुंचाया। बाथरूम स्लीपर खुद अनीता के पाँव के पास रख दिए। राजेश मानो खुशियों में हिंडोलों में झूल रहा था। नहाने के बाद नाश्ते की मेज पर बड़े आग्रह के साथ शोभा ने अनीता को खिलाया पिलाया। शोभा के ऐसे बर्ताव की आशा राजेश को कभी न थी। राजेश मन ही मन मुस्कुरा रहा था और अपने सुंदर जीवन की कल्पना में डूबता जा रहा था। ऑटो रिक्शा की बड़बड़ाहट से उसकी कल्पना में सहसा विघन पड़ा। ऑटो रिक्शा से एक लंबा चौड़ा खूबसूरत युवक उतरा और हेलो शोभा बोलते हुए घर में घुस गया। शोभा एकाएक उसकी तरफ बढ़ी, किंतु फिर थोड़ा रुक गई। उस नौजवान के आगे बढ़कर शोभा के कंधे पर अपनी बाँह रख दी। राजेश भैया, जरा ऑटो रिक्शा से सामान तो उतार लाना। उस युवक ने राजेश की तरफ मुंह फेर कर कहा। कुछ न समझते हुए भी राजेश ऑटो रिक्शा वाले से उस युवक का सामान अंदर रखवाया और उसे पैसे देकर चलता किया। शोभा और वह युवक सोफे पर पास पास बैठे बातों में मगन थे, जैसे जिंदगी भर की सारी बातें आज ही खत्म कर देंगे। आपकी तारीफ? राजेश ने शोभा से पूछा। शोभा थोड़ा सा मुस्कुराई और शर्म से सिमट कर सुकड़ गई। फिर उसने एक बार उस युवक के सुंदर मुखड़े की ओर ताका। यह सुधीर है? मुझे शायद याद होगा कि एक बार तुम्हारे बहुत जोर देने पर मैंने स्वीकार किया था कि शादी से पहले भी किसी से प्यार करती थी। मेरी अधूरी प्रेम कहानी का हीरो यही है। राजेश को झटका लगा। उसकी आंखें फैल गई। जब मैंने अनीता को साथ रखने की बात सुनी तो तुमने मेरा पूरा हक और मेरी खुशियाँ मुझे देने का वचन दिया। तब मैंने सुधीर को अपने साथ रखने का फैसला किया। आंखों को नचाते हुए कहा। अपने मिलने जुलने वालों से हम यही कहेंगे कि सुधीर अपने मामा जी, फूफा जी या चाचा जी का बेटा है और यह नौकरी के सिलसिले में यहाँ आया है और हमारे साथ ही रहेगा। अरे शोभा डार्लिंग, पहले तो मुझे यकीन ही नहीं आया, किंतु जब तुमने बताया कि तुम लोग एक दूसरे की खुशियों के लिए झूठे रस्म रिवाज तोड़ रहे हो, तब मैंने उस महान आदमी के दर्शन करने के लिए यहाँ आने का निश्चय कर ही लिया। सुधीर बोला। अब तुम इनसे खुद पूछ लो। शोभा ने सुधीर की तरफ देखा और फिर वह अपने पति की तरफ घूम गई। क्यों जी, है ना यही बात? आप मेरी खुशियों के आगे दीवार तो नहीं बनेंगे? प्यार को जिस प्यार में
से मैं आज तक तड़पती रही, बुझाने में आप मुझे पूरा सहयोग करेंगे? हाँ हाँ, राजेश आगे कुछ नहीं बोल सका। थकावट दूर कर लो, आप नहा लो। स्नानघर किधर है? सुधीर ने पूछा। जाइए जी, इनको स्नानघर बताइए, शोभा ने कहा। और हाँ, तौलिया साबुन वहाँ रख दीजिएगा। राजेश ने तौलिया और साबुन हाथ में लिया और स्नानघर की ओर मुड़ा। सुधीर उसके पीछे पीछे चल पड़ा। अरे हाँ, यह बाथरूम स्लीपर भी साथ ले जाइए। शोभा ने सुधीर का बेफिकेस खोलकर उसमें से बाथरूम स्लीपर निकाले। सुधीर बाथरूम से स्लीपर लेने के लिए पलटा। रे नहीं, आप चलिए, हम आते हैं। राजेश के कंधे उचकाए और फिर बाथरूम स्लीपर पकड़कर आगे बढ़ गया। स्नानघर से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी और सुधीर मगन होकर गुनगुना रहा था। यह क्या मजाक है? राजेश ने शोभा से कमरे में लौटते ही कहा। कैसा मजाक? क्या आपको सुधीर का यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? शोभा ने पूछा। यह बात नहीं, मैं पूछता हूँ, सुधीर के बाथरूम स्लीपर मुझसे उठवाना क्या तुम्हें शोभा देता है? मैं आपकी खुशी के लिए अनीता बहन की दिल से सेवा कर रही हूँ, आप मेरी खुशी के लिए माथे पर बल न डालिए। कहीं ऐसा न हो कि सुधीर के दिल को चोट पहुँचे, वह बहुत भावुक है। शोभा ने राजेश के मन ही मन ताव खाए कंधे हिलाकर रह गए। आप ऐसा करिए, दोपहर के खाने के लिए सब्जियां वगैरह लेता है, या आप डब्बों में बंद सब्जियां लाइए। राजेश ने अनीता की तरफ देखा। यदि अनीता बहन आराम करना चाहती है तो आराम करें, या आपके साथ जाना चाहती हैं तो बाजार घुमाए, मैं रसोई की तैयारी करती हूँ। नहीं, अनीता नहीं यहीं रहेगी, राजेश ने जल्दी से कहा। क्यों? आप मुझे सुधीर के साथ अकेला छोड़ते हुए डरते हैं? शोभा ने पूछा। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये आपकी मदद करेगी, राजेश ने जल्दी से कहा और फिर थैला उठाकर बाहर निकल गया। उसने मजबूर तो नहीं किया था। सुधीर को बुलाने से पहले वह मुझसे पूछ तो लेती, सलाह तो कर लेनी चाहिए थी। अब नौकर की तरह थैला थमाकर उसे बाजार की ओर ठेल दिया। शोभा को उसने घर में पूरा हक देने का वादा जरूर किया था, मगर एक दूसरे को बेइज्जती करने का तो अधिकार नहीं है। इसकी कुछ न कुछ सजा जरूर सुधीर और शोभा को मिलनी चाहिए। वे दोनों फूड पॉइजन से बीमार हो जाए तो कैसा रहेगा? राजेश के दिमाग में यह विचार आया। ठीक रहेगा। उसने एक डिपार्टमेंट स्टोर की ओर गया। आपके यहाँ कोई ऐसी डब्बाबंद सब्जी है जिससे फूड पॉइजन होने का खतरा हो? सेल्समैन ने सीधा सवाल किया। क्या मजाक करते हैं साहब, हमारे यहाँ बिल्कुल ताज़ा स्टॉक है। एक आध डब्बा भी नहीं है? नहीं, सेल्समैन ने सतर्क होकर पूछा। नहीं, डरो नहीं। हाँ, यह बताओ कि कोई ऐसा डब्बा? जी नहीं, हम इमरजेंसी से पहले और इमरजेंसी के बाद भी अच्छा ही माल बेचते हैं, सेल्समैन ने कहा। अच्छा, कोई ऐसी दुकान का पता बताइए जहाँ डब्बाबंद सब्जी मिल जाए। अपनी बेइज्जती के बाद की भावना से पागल हो रहे राजेश ने 500 रुपये का नोट सेल्समैन की तरफ सरकाया। क्रांति बाबू, जरा पुलिस को फ़ोन करना, यह पागल आदमी किसी की हत्या करना चाहता है, सेल्समैन ने टेलीफोन के करीब बैठे एक नौजवान से कहा। पुलिस का नाम सुनकर राजेश उड़नछू हो गया। 500 रुपये का नोट काउंटर से उठाने की भी उसे सूध न रही। सुधीर व शोभा को बीमार कर देने का विचार भी उसके दिमाग से उड़ गया। अब तो वह उन दोनों की सेहत का ठीक रहने की ख्वाहिश कर रहा था। उसके डरे हुए मन में यह विचार उभरा कि सुधीर व शोभा को कुछ हो गया तो सेल्समैन की गवाही पर वह पकड़ा जाएगा। रात को खाने के बाद कॉफ़ी का दौर चला। वे चारों बैठक में बैठे थे। सुधीर अपने चुटकुलों से सबको हंसाता रहा। क्या बात है डार्लिंग, तुम कुछ नहीं बोल रही हो? अनीता ने राजेश के करीब सरकते हुए कहा। मैं तो कहता हूँ राजेश जी, यदि सब लोग आपकी तरह समझदार हो जाए तो प्रेम के कारण होने वाली सारी समस्याएं समाप्त हो सकती है, सुधीर ने कहा। और प्रेम में निराश होकर आत्महत्या भी कोई न करे, अनीता बोली। मानव जाति को कितना अच्छा सुझाव दिया है राजेश जी ने, शोभा ने कहा। मगर पहले ही तुम अड़ियल घोड़े की तरह दुलतियाँ झाड़ रही थी, मरने मारने की धमकियाँ दे रही थी, राजेश ने शोभा की तरफ देखकर कहा। तब मैं तुम्हारे दिल की गहराई नाप नहीं पाई थी। अच्छा भाई, तुम दिल की गहराई नापो, हमें तो नींद की गहराइयों में उतरने चले। सुधीर उठ खड़ा हुआ। शोभा डार्लिंग, सोने का कमरा किधर है? वह बाएं कोने वाला इनका है और दाएं वाला हमारा। अच्छा भाई, गुड नाइट। स्लीपिंग गाउन सरकाता हुआ सुधीर ढाई और कमरे की ओर सोने की बढ़ गया। सुधीर के चले जाने के बाद कुछ देर तक अनीता पत्रिका के पन्ने पलटती रही, फिर वह भी अंगड़ाई लेकर उठ गई। सोना नहीं है राजेश डार्लिंग, तुम चलो, मैं थोड़ी देर में आऊँगा, अनमने स्वर में राजेश ने कहा। ओके, गुड नाइट। राजेश कुछ नहीं बोला, लेकिन शोभा ने स्वेटर पर सिलाई चलाते हुए कहा। फिर बैठक में खामोशी छा गई। घड़ी की सुइयों की टिक टिक आवाज़ आ रही थी।
अनमना सा कुर्सी पर बैठा रहा। अब सो जाइए, 1 बजने को है, मुझे तो नींद आ रही है। शोभा ऊन के गोले में सलाइयाँ खोजती हुई बोली। शोभा ने स्वेटर और ऊन के गोलों को कारसेन पर टिकाकर एक अंगड़ाई ली। राजेश की तरफ देखा और फिर पलटकर दाएं कोने वाले सोने के कमरे की ओर। रुक जाओ शोभा, राजेश तड़प कर बोला। बेशर्मी की हद होती है। बेशर्मी कैसी? राजेश डार्लिंग, तुमने मुझे जो हक दिया मैं उसी का इस्तेमाल कर रही हूँ। हट जाओ, मेरी वर्षों से मुरझाई हुई खुशियों के बीच दीवार न बनो। मुझे खुशियों का रास्ता दिखाकर राह में कांटे न बिछाओ। अपने पति के सामने ऐसा कदम उठाते हुए तुझे डर नहीं लगता? शर्म नहीं आती? डर शर्म आपसे क्यों? यह तो बराबरी का सौदा है। रात काफ़ी हो चुकी है, सो जाइए, आपका कमरा उधर है। शोभा ने बाएं कोने में कमरे की ओर इशारा किया। छोड़िए मेरा रास्ता। बेशरम, मैं सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम इतनी गिर सकती हो। तुम्हारी इस हरकत से एक पति के दिल पर क्या गुजर सकती है, यह तुमने कभी सोचा है? राजेश की आंखें क्रोध से जल उठी। मर्द जब दूसरी पत्नी ब्याह कर लाता है तब क्या अपनी पहली पत्नी के दिल में उठने वाले चीखों की सहनाइयों के शोर को सुनता है? रात रात भर कोठों पर ऐश करके अपनी पत्नी के दिल के अंधेरों में झांक कर देखती है। हर जवान लड़की पर लार टपकाने वाला पति कभी यह भी सोचता है कि उसकी पत्नी के गालों पर आंसू के निशान क्यों बने रहते हैं? आपने जब अनीता को लाने की तजवीज़ पेश की तभी मैं रोई चिल्लाई थी। अब मैं सुधीर के पास जा रही हूँ तो आपको क्यों चीख उठे? मैं उसका सिर तोड़ दूंगा। राजेश कमरे की तरफ बढ़ा। अरे रुको तो, शोभा ने उसकी बाँह पकड़ ली। मैं कुछ सुनना चाहता हूँ। इसे इसी वक्त चलता कर दो और अनीता वह भी जाएगी। मेरा फैसला गलत था, मैं अंधे जज्बात की धारा में बह गया था। राजेश ने हथियार डाल दिए। अंधे जज्बात नहीं, वासना ने तुम्हें अंधा कर दिया था राजेश भैया। सुधीर पूरे कपड़े पहनकर बाहर आते हुए बोला। राजेश कभी सोने के कमरे की तरफ और कभी अतिथि गृह की तरफ देखकर सुधीर की ओर देख रहा था। जी हाँ, आपका ख्याल ठीक है। मैं सोने के कमरे में सूट पहनकर गया था लेकिन दूसरे दरवाजे से बाहर निकल गया था। सुधीर ने कहा। आपको फिर कोई शो करवाना हो तो याद कीजिएगा। यह रहा मेरा कार्ड। नीरज निर्देशक। राजेश कार्ड की तरफ देखता हुआ अटक गया। आगे ड्रामा वाला एड्रेस भी लिखा है, नोट कर लीजिए। नीरज मुस्कुरा दिया। राजेश मुंह फाड़कर कभी कार्ड को देखता तो कभी सुधीर की तरफ। यह सुधीर से नीरज कब बन गया? हमारे शहर के माने हुए कलाकार हैं और मेरे भैया के जिगरी दोस्त हैं। ये आपको सबक सिखाने के लिए हमने प्लान बनाया था। तो वीडियो कैसी लगी आपको ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।